नमस्कार दोस्तों। इस व्याख्यान में हम माध्य विचलन के अंतर्गत सतत श्रेणी के प्रश्न को लघु रीति द्वारा हल करेंगे। और इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में विभिन्न प्रश्नों को हल किया है। एक प्रश्न हमारा जो सतत श्रेणी का है उसे लघु रीति द्वारा किस तरह से हल करें वो शेष रह गया था। तो इस व्याख्यान में हम माध्य विचलन के इस अंतिम भाग में सतत श्रेणी के प्रश्न को लघु रीति द्वारा हल करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने माध्य विचलन 4 अर्थात माध्य विचलन के पार्ट 4 में हमने एक प्रश्न लिया था जो कि सतत श्रेणी का प्रश्न था। और उस सतत श्रेणी के प्रश्न को हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा इस तरह से हल किया था जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो प्रश्न है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल किया गया है। लेकिन इस प्रश्न को आज हम लघु रीति द्वारा हल करेंगे। और सबसे पहले एक बार मैं दोहरा देता हूँ। प्रश्न है निम्नांकित समंग श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति एवं लघु रीति द्वारा माध्य विचलन समांतर माध्य को आधार मानकर ज्ञात कीजिए। अर्थात माध्य विचलन ज्ञात करना है समांतर माध्य को आधार मानते हुए और प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति द्वारा हल करना है। चूंकि प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम पहले ही हल कर चुके हैं इसलिए आज हम लघु रीति द्वारा इसे हल करेंगे। लेकिन फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं कि प्रश्न को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ें, जो सूचनाएं दी हुई हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके बाद में ये तय करें कि मुझे ये प्रश्न किस विधि द्वारा, यदि प्रश्न पूछा हुआ है तो उस विधि को ही अपनाना है, लेकिन कौन से सूत्र लगेंगे। क्योंकि अलग अलग श्रेणियों के जिस तरह से समंग श्रेणी दी हुई होती है उसके अनुसार अर्थात सूचनाएं जिस तरह से दी हुई होती है संख्याओं में, उन संख्याओं में दी हुई सूचनाओं के आधार पर हमें अपने सूत्र लगाने होते हैं। तो इसलिए हमें ये भली भांति जानना होता है कि सूचनाएं किस रूप में दी हुई है। क्या वो समंग श्रेणी बिखरी हुई है, व्यक्तिगत श्रेणी में है, क्या वो खंडित श्रेणी में है या फिर वो सतत श्रेणी में है। क्योंकि यदि सतत श्रेणी में प्रश्न है और हमने खंडित श्रेणी समझ के उसको हल कर दिया तो गलत हो सकता है। और यदि वो अन्य किसी भी तरह से यदि वो सतत श्रेणी का प्रश्न न होकर खंडित श्रेणी का है और उसको हमने सतत श्रेणी का बना दिया तो भी गलत हो सकता है। इसलिए हमें सूचनाओं को गौर से देखना होगा, समझना होगा कि हमें प्रश्न किस श्रेणी में पूछा गया है, तो उसी श्रेणी के अनुसार हमको प्रक्रिया और सूत्र अपनाने होते हैं। प्रश्न में दी हुई सूचनाएं इस प्रकार से कम अंक और परीक्षार्थियों की संख्या, अर्थात से कम अंक जब भी लिखा होता है तो चूंकि दिखने में तो 2 पंक्तियां ही हैं, जो जिनको हम यदि खड़े में लिखते हैं तो 2 कॉलम भी बनेंगे और 2 कॉलम में भी वर्ग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये खंडित श्रेणी का प्रश्न है। लेकिन ऊपर से जब हम देखते हैं और इनको इन जो गोले में किया है मैंने से कम अंक और परीक्षार्थी संख्या को ढंग से नहीं देखते हैं तो हमें ये प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये खंडित श्रेणी का प्रश्न है। लेकिन ये सतत श्रेणी का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें से कम अंक लिखा हुआ है, अर्थात ये 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी 10 हैं, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी 25 है। इसका मतलब ये है कि ये वर्ग अंतराल का प्रश्न है, जिसको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिख दिया है। तो इस कंफ्यूजन को दूर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इनको हम व्यवस्थित क्रम में जमा लेंगे। व्यवस्थित क्रम में जमाने का तरीका मैंने प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत बताया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इनको वर्ग अंतराल में इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने इस प्रश्न को लिख दिया है जैसा था वैसा। उसके बाद में हमने इसके वर्ग बनाए। कैसे वर्ग बनाए कि जो सबसे पहला वर्ग होगा वो इस तरह से होगा से कम, यानी कि 10 से कम, तो ये L2 है, जो दिया हुआ है ये L2 है। से कम 20 है, इसका मतलब ये L2 है। तो इसकी छोटी सीमा क्या हो सकती है? तो अंतर कितना आ रहा है? 10-10 का अंतर आ, 10, 20, 30, इसका मतलब 10-10 का अंतराल है। तो पहला जो वर्ग बनेगा वो 0 से 10 बन जाएगा। फिर अगला वर्ग क्या बनेगा? अगले वर्ग की L2 तो हमारे पास पहले से ही है 20 है, तो जो पहले खत्म हुआ था वहीं से हम शुरू कर देंगे। 10 0 से 10 है तो ये 10 से 20 हो जाएगा। फिर अगली क्या हो जाएगी? 20 से 30 हो जाएगी। इसी तरह से हम वर्ग बना लेंगे। और वर्ग बनाने के साथ साथ ये जो आवर्तियाँ दी हुई है, परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है, ये भी संचयी आवर्ती के रूप में दी हुई है। तो हमें क्या करना? 10 तक कितने हैं? 10, तो एज इट इज लिख दिया। फिर 20 तक कितने हैं? 25, तो 10 तक कितने थे? 10, तो 25 में से 10 गए, पीछे रह गए 15, अर्थात 10 और 20 के बीच में 15 है। फिर 20 और 30 के बीच में कितने होंगे?
कुल 30 तक 50 है, लेकिन 20 तक 25 आ चुकी थी, तो 50 माइनस 25 कितने हो गए? 25। इसका मतलब यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। फिर 30 से 40 के बीच में कितनी होगी? 30 तक 50 थी और 40 तक 75 है, तो 75 माइनस 50 यानी कि 25। इस तरह से हम क्या करेंगे? वर्ग अंतराल पहले से बना लेंगे और वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी से हम बना लेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, अर्थात प्रत्यक्ष विधि और इस विधि में यहाँ तक कोई भी अंतर नहीं है, लघु रीति में कोई अंतर नहीं होगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्ग अंतराल से मध्यमान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि हमें समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन की गणना करनी है। यदि हमें समांतर माध्य से गणना नहीं भी करनी होती तो भी x ज्ञात करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें जब विचलन ज्ञात करना पड़ता तो उसके लिए x की आवश्यकता पड़ती है, और x जो है वो वर्गांतर में x कॉलम किससे बनता है? वर्गांतरों के बीच के बिंदु को ज्ञात करते हुए। बीच का बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने पहले भी बताया, 0 और 10 के बीच का अंक क्या होगा? 5 होगा। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, अर्थात 0 में 10 का 0 को 10 से जोड़ा तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग दिया, 5 आ गए। इसी तरह से 10 और 20 को जोड़ा तो कितने हो गए? 30, 30 में 2 का भाग दिया, 15 आ गया। इसी तरह से मध्यमान ज्ञात करते हुए हम पूरा कॉलम बना लेंगे, उसे हम x मान लेंगे। और हमें क्या करना होगा कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इन f और x का गुणा करके उसकी जोड़ करनी होगी, जो पहले हम कर चुके हैं। कितनी आई थी? 3100। 3100 में हमने किसका भाग दिया? n का, तो कितने आ गए? 31। इस तरह से हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। यहाँ तक तो हमारा प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति में यहाँ तक कॉमन चीज़ होगी माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया आपको दिख रही है, ये वाली, ये प्रक्रिया बदल जाएगी, बाकी वही प्रक्रिया रहती है। और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये आपको स्लाइड में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कि सबसे पहले वर्ग लिख दिए थे जो पहले बनाए हमने प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, वैसे के वैसे इसमें पूरे बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में हमने x बना दिया, ये भी हम पहले बना चुके हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? fx, जो कि प्रत्यक्ष विधि में भी बनाना होता है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि का जो प्रोसेस है वो fx तक का सेम है, समांतर माध्य ज्ञात करने तक का और fx ज्ञात करने तक का वही प्रक्रिया है जो कि प्रत्यक्ष विधि की है। अर्थात प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति में यहाँ तक की प्रक्रिया समान अपनानी होगी। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद जो ये प्रक्रिया थी हमारी, ये प्रक्रिया बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? किस रूप में होगी? इस रूप में होगी। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। कौन सा सूत्र? लघु रीति के अंतर्गत माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लघु रीति के अंतर्गत माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है मीन डिविजन फ्रॉम x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ए माइनस समेशन एफ एक्स बी माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई n। ये जो आपको गोले में दिख रहा है ये पूरा सूत्र है, और ये सूत्र के अनुसार ही हमको गणना करनी होती है। तो गणना में समेशन एफ एक्स क्या है? समेशन एफ एक्स जो है वो जिस माध्य से, जिस संख्या की माप से हम माध्य विचलन की गणना करना चाहते हैं उससे बड़े f और x के गुणाओं की जोड़। और समेशन एफ एक्स बी क्या है? जिस संख्या की माध्य से हम माध्य विचलन की गणना करते हैं उससे छोटे f और x के गुणाओं की जोड़ क्या कहलाएगी? समेशन एफ एक्स बी। इस तरह से हमने जान लिया समेशन एफ एक्स ए क्या है, समेशन एफ एक्स बी क्या है। इसलिए हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भी एफ एक्स की गणना करनी पड़ेगी, और लघु रीति के अंतर्गत जब हम माध्य विचलन की गणना करते हैं तो उसके लिए भी एफ एक्स की गणना करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये हमारे दोनों समेशन एफ एक्स ए और समेशन एफ एक्स बी हो गया। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि समेशन एफ ए क्या है, समेशन एफ बी क्या है। तो समेशन एफ ए जो है वो है जिस सांख्य की माप से हमको माध्य विचलन की गणना करनी है उससे बड़े एफ की जोड़। और समेशन एफ बी जो है वो है जिस
सांख्यिकी माप से हमको माध्य विचलन की गणना करनी है, उस सांख्यिकी माप से छोटे फ्रीक्वेंसीज की जोड़ समेसन एफ बी कहलाएगी। और आगे आपके दिखा हुआ है ही एक्स बार यानी कि समांतर माध्य, जिस सांख्यिकी माप से हमको माध्य विचलन की गणना करनी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यदि मध्यका से ज्ञात करनी होती तो मध्यका लिख देते हैं, बहुलक से ज्ञात करनी है तो बहुलक लिख देते हैं, और समांतर माध्य से ज्ञात करनी है तो समांतर माध्य लिख दिया जाता है। और एन हमारा समेसन एफ है, अर्थात फ्रीक्वेंसियों की जोड़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको गणना की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर माध्य चूंकि पहले हम ज्ञात कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। समेसन एफ एक्स वन ऑफ वन एन होता है। समेसन एफ एक्स कितने 31 है, 31 में एन का भाग दिया 100 का तो 31 है। 31 से हमको इसकी गणना करनी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स बार इज इक्वल टू 31 से गणना। अब 31 से गणना कैसे करेंगे, ये देखिए 31 कहाँ आ रहा है, वो एक्स में यहाँ आ रहा है, लेकिन 31 जो है वो यहाँ बीच में आ रहा है। ये ना तो 35 तो 31 से बड़ा हो गया और 25 31 से छोटा हो गया। अर्थात ये जो लाइन खींच ली मैंने, इस लाइन से 31 यहाँ पे आ रहा है, 31 से छोटे तो ऊपर वाले हो गए और बड़े नीचे वाले हो गए। इस कारण से हम क्या करेंगे, 31 से बड़े जो एफ एक्स है वो ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या क्या है, वो है 875, 450, 550 और 325, इनकी जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, जो कि कितनी आ रही है 2200, 2200 आ रही है। ये समेसन एफ एक्स से होगा। इसी तरह से 31 से छोटे जो एफ और एक्स यानी आवृत्तियों और एक्स का गुणा जो है वो है 50, 225 और 625, जोड़ आ रही है 900, ठीक है। इस तरह से हमने समेसन एफ एक्स और समेसन एफ एक्स ए और समेसन एफ एक्स बी ज्ञात कर लिया। आपको टैली करना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2200 और 900 को जोड़ा तो 3100, क्योंकि यहाँ कोई छूट नहीं रहा है। यदि छूटता तो उसको छोड़ना पड़ता, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, सारे ही एफ एक्स ए में इधर जुड़ गए और बाकी के इधर जुड़ गए, यहाँ पे कोई छूट नहीं रहा, इसलिए इनकी जोड़ करके भी हम टैली कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समेसन एफ ए और समेसन एफ ए और समेसन एफ बी कितना आ रहा है। चूँकि 100 है तो इनको हम जोड़ते हैं, एफ को तो कितने आ रहे हैं 25, 10, 10 और 5 कितने हुए 25, 10, 10 और 5, 25, 10, 35, 10, 45 और 5, 50। और इसी तरह से हम छोटे समेसन एफ यानी 31 से छोटे फ्रीक्वेंसीज की जोड़ करते हैं तो कितनी आ रही है 25, 15, 40 और 10, 50, तो इसकी जोड़ भी 50 आ रही है, तो ये 50 और ये 50। और अब हम आगे बढ़ जाएंगे, इनको सूत्र में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया 2200 माइनस 900 और फिर ब्रैकेट में 50 माइनस 50 इंटू 31। इस तरह से हमने इसमें सूत्र लिख दिया और डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से हमने इसको पूरा सूत्र में ये जो मैंने गोले किए उस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद में 2200 में से 900 गए तो पीछे रह गए 1300, और 50 में से 50 गए तो 0 रह गया, और 0 को 31 से गुणा किया तो 0 आया, इसलिए 1300 माइनस 0 बटे 100, फिर 1300 में 100 का भाग दिया तो 13 आए। आपने देखा था कि प्रत्यक्ष विधि से जब हमने हल किया था तो उसमें भी हमारा माध्य विचलन कितना आया था 13 आया था। इस तरह से हमने देखा कि चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से हल करें या लघु विधि से हल करें, प्रश्न यदि एक ही है तो उसका उत्तर वही आएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से हो या लघु रीति द्वारा हल किया गया हो। और यदि आपको इस प्रश्न में चूंकि पूछा हुआ नहीं है कि माध्य विचलन का गुणांक भी ज्ञात कीजिए, यदि पूछा होता तो आप इस तरह से उसको ज्ञात कर लेते। लघु विधि में भी वही होता है तरीका, कोई अंतर नहीं होता है।
और इस तरह से हमने माध्य विचलन को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, भिन्न भिन्न तरीके, कुल तो दो विधियां हैं इसकी, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, और किस प्रकार के प्रश्न में अर्थात किस प्रकार की समंग श्रेणी है उसमें कैसे ज्ञात किया जाता है, सभी तरह से हमने माध्य विचलन को ज्ञात करने के तरीकों का चर्चा की और सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये माध्य विचलन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर भी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।